नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बीजेपी के 3 कोर मुद्दों में से राम मंदिर और अनुच्छेद 370 पूरा हो चुका है। तीसरा वचन यानी यूसीसी को लेकर बातें कही जा रही थी। नरेंद्र मोदी देश से तीसरा टर्म की मांग कर रहे थे यूसीसी के लिए। हालांकि देशवासियों ने तीसरी बार एनडीए को बहुमत दे दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार पीएम की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन तीसरे टर्म में तीसरे वचन के पूरे होने पर संदेह पैदा हो गया है। पब्लिक के मैंडेट से साफ है कि वो इस बार मोदी की सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष भी चाहती है। 2014 और 2019 में जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया था, जिसके दम पर मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया था, 3 तलाक के खिलाफ कानून पारित किया था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां मोदी सरकार के अनुकूल नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन शर्तों के साथ। ऐसे में अब मोदी के तीसरे टर्म में बीजेपी के कई वचन अटक सकते हैं। मसलन बीजेपी के घोषणा पत्र में था कि तीसरी बार सरकार बनी तो यूसीसी लागू किया जाएगा। एक देश एक चुनाव लागू होगा, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल खासकर जेडीयू और टीडीपी समय समय पर यूसीसी और एक देश एक चुनाव का विरोध करते रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी के यूसीसी एनआरसी जैसे मुद्दे अब दूर की कौड़ी हो गए हैं। सवाल और भी हैं जिन पर चर्चा जरूरी है, लेकिन पहले यूसीसी पर बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के वरिष्ठ नेता को सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो चर्चा करें उससे पहले आप जान लीजिए आखिर मोदी के तीसरे टर्म में कौन कौन से वचन अटक सकते हैं। ये आप जानना बेहद जरूरी आपके लिए भी। समान नागरिक संहिता का मसला जो है ये अटक सकता है। यूसीसी का जिक्र वचन पत्र में भी किया गया था। जनसंख्या कानून का जिक्र बीजेपी के नेता करते रहे, ये अटक सकता। एक देश एक चुनाव की कवायद तो शुरू की गई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, लेकिन यह मुद्दा भी अटक सकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण का जिक्र जो है इस चुनाव में बहुत हुआ। मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ तमाम नेताओं ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि मुस्लिम आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिम आरक्षण ओबीसी कोटे में उन्हें मिल रहा है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो देश के सामने तो हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये मसले अटके हुए दिखाई देंगे। इस पूरे टर्म में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में टकराव पैदा हो सकता है। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना का। बीजेपी इसे टालती रही है, हालांकि स्पष्ट तौर पर न नकारती है न स्वीकारती है, लेकिन इसे टालती रही है। इसके अलावा सीएए का जो मसला है उस पर जेडीयू लगातार जातीय जनगणना की मांग तो कर रही है, लेकिन बीजेपी इस पर चुप्पी साधे। सीएए को लेकर बीजेपी ने हमेशा समर्थन किया है और देश भर में लागू करने का वादा किया, लेकिन जेडीयू इसका विरोध करती रही है। नीतीश कुमार तो कह चुके हैं कि सीएए का बिहार में कोई काम नहीं है। एक देश एक चुनाव का समर्थन बीजेपी करती रही है, लेकिन टीडीपी ने इसका विरोध किया है। ऐसे जनसंख्या कानून का मुद्दा है, बीजेपी ने समर्थन किया है तो जेडीयू ने इसका विरोध किया। तो शर्तों के साथ समर्थन की बात भी दरअसल जेडीयू की तरफ से इस पर की जाती रही है। तो इन तमाम ऐसे मसलों के सामने जो है क्या बीजेपी सरेंडर कर देगी या फिर इन मसलों को थोड़े दिनों के लिए कुछ वक्त के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजेश चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, तारिक अहमद हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, प्रदीप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, अशोक राजपूत राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और धीरज कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू के मौजूद हैं। पहला सवाल राजेश चौधरी साहब, तमाम मेहमानों का स्वागत। राजेश चौधरी साहब, क्या जिन मसलों का जिक्र किया हमने वो तो सुना होगा आपने, ये सारे मसले अटकेंगे या फिर कोई और रास्ता है इनके साथ आगे बढ़ने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1962 के बाद पहली बार किसी व्यक्ति के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए को सरकार बनाने का मौका दिया है। ये कोई बहुत छोटा काम नहीं है। एक प्रधान से 5 साल में लोग परेशान हो जाते हैं और अगली बार वो चुन करके नहीं। देश के प्रधानमंत्री 2014 में स्पष्ट बहुमत के साथ आए,
एनडीए बहुमत में था, 2019 में हम बहुमत में थे, और 2024 में हम सरकार बना रहे हैं। अभी सरकार बन रही है, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। आप इंतजार कीजिए, इतना जल्दबाजी काहे कर रहे हैं आप? क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? मैं अभी राजेश जी, जो देश के सामने अभी मसला है जिसका जिक्र आप लोग चुनाव में करते रहे, वचन पत्र में करते रहे, उसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। उसे कैसे लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे, यही तो सवाल है। जरूरी थोड़ा नहीं कि आप जो चाहें वो मैं बोलूं। नहीं, वो जरूरी बोलने का अधिकार, आप अपनी बात कह सकते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं सुन रहा था अभी जेडीयू के प्रवक्ता महोदय त्यागी साहब को, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं है, इस पे बैठ करके बात करेंगे। अरे इस कॉल्यूशन गवर्नमेंट का मतलब यही तो है। दुनिया के 55 देशों में आज कॉल्यूशन गवर्नमेंट काम कर रही है कि सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। देश में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस करती थी वो नहीं होने देंगे, देश में जो अराजकता होती थी वो नहीं होने देंगे, देश को जिस तरह से पीछे धकेलने का काम हो रहा था वो नहीं होने देंगे। आज अनेक मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें देश आगे बढ़ रहा है और आगे जाएगा। तो आप परवाह मत करिए, बहुत बढ़िया से कुशलता पूर्वक नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व में सरकार चलाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। देश की धाक जो दुनिया के अंदर बन रही है वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी। आप परेशान होने की ठीक है राजेश जी। धीरज कुशवाहा जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के मौजूद है। धीरज साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि भाई आप लोगों ने अग्निवीर योजना को लेकर के भी कहा कि उसका फिर से समीक्षा होनी चाहिए उसकी। अब ये यूसीसी का मसला है, जनसंख्या कानून का मसला है, क्या तमाम मसलों पर आपकी जो अभी तक राय रही आपकी पार्टी की और बीजेपी, क्या एक लाइन है या फिर अलग अलग लाइन है? और अलग अलग लाइन है तो बैठ करके सुलझा लेंगे आप लोग? ये अभी तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस वाले लोग या इंडी गठबंधन वाले लोग जो एनडीए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सबको पता है कि वही कांग्रेस है कि 60 साल राज किया, उसके बाद आज 99 सीटों पर सिमट गए। और एनडीए 303 से अगर 240 पर आ गया तो ये लोग नैतिकता के आधार पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम लोग तो कहते हैं कि ऐसे कांग्रेस वाले लोगों को डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। देखिए, ये लोग ईवीएम पर सवाल खड़ा करते थे, आज बताइए इन लोग अगर पक्ष में आ गया, धीरज साहब तो ये सारी बातें तो हो जाएगी, साथ लिए हैं। नहीं, लेकिन बातों को पूरा होने दीजिए। नहीं धीरज साहब, ठीक है, थोड़ा वक्त कम है। जो लोग, हाँ जल्दी से जो लोग बैलेट पेपर पर सवाल खड़ा करते थे वो लोग चुप्पी साध लिए हैं। देखिए, निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है और भारत की तमाम संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करती है। नहीं धीरज साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, तमाम ऐसे मसले जिसका जिक्र चुनाव से पहले या जो बीजेपी की लाइन रही, धीरज साहब सुनिए ना, धीरज साहब सुनिए, थोड़ा वक्त का भी, बाकी मेहमान भी 4 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मंतव्य जानना बहुत जरूरी है। जाति आधारित जनगणना हुआ, जिससे बहुत हर एक समाज के वर्गों को अभी विकास करने में सुविधा मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि जातिगत आधार पर जनगणना हो जाएगी और आप बीजेपी को मना लेंगे इस आधार पर? इसमें मनाने वाली कहां से बात हो गई? हम लोग पहले भी कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आज भी उन सवालों पर आज हम लोग एकदम कायम हैं और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में नेतृत्व में बीजेपी की 10 साल सरकार है, आप भी बीजेपी के साथ रहे, दूर गए, लेकिन मिला नहीं ना स्टेटस। धीरज साहब, स्टेटस मिला नहीं, लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि स्टेटस मिल जाएगा? क्योंकि आप जो है बहुत जरूरी है सरकार के लिए। जल्दी से धीरज साहब। और बिहार जैसे राज्यों को मिलना एकदम जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न का मांग करते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना। हम लोग नेचुरल, ठीक है, मैं आता हूं। तारिक साहब, हम लोग तारिक साहब, इन जो जिन मुद्दों का हमने जिक्र किया, आपको लगता है कि ये तमाम मुद्दे अटक जाएंगे या फिर कोई अलग सा रास्ता बीजेपी निकाल लेगी इन मुद्दों के लिए? सबसे पहले तो आपको मुद्दा ये उठाना चाहिए था कि कितने घंटे और कितने दिन ये सरकार चलेगी, उसके बाद ये मुद्दे आने चाहिए। और ये मुद्दे तो मुझे मालूम है, धीरज कुशवाहा जी साफ लफ्जों में बताएं, इनके प्रवक्ता जो नहीं, तारिक साहब आप बता दें ना, आपके पास क्या फार्मूला है सरकार को गिराने के लिए, तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। सर एक मिनट, अब जो फॉर्मूला ये निकालेंगे उसमें क्या यूसीसी और एसीसी और बीसीसी सब करेंगे? ये इनका नहीं है। जातिगत जनगणना इनकी है और क्या नाम है, विशेष स्टेटस है और मंत्रालय है। अब ये देखना है कि सारे मंत्रालय अगर बांट दिए गए तो बीजेपी क्या
बाबा जी का ठुल्लू हिलाएगी, वहां क्या करेगी? या कहीं जाकर मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमे रे सावरिया वाला कांड होगा? ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात है यूसीसी वगैरह तो बहुत बात का मुद्दा है, कितने दिन सरकार चलेगी हुजूर आली, सबसे पहले ये देखना हमको। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, नीतीश जी कुछ कह रहे हैं, टीडीपी कुछ कह रही है। टीडीपी ने सरकार ज्वाइन की तो देखिए वहां उनके वहां बड़ा बवाल हो गया है, खूब बवाल हो रहा है। उनको मार, उनके फोटो और सब जलाए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को उनको चप्पल की मालाएं पहनाई जा रही हैं। क्या ये वहां चल पाएंगे? उनको तो आगे भी चुनाव लड़ना, कोई ये चुनाव लड़के खत्म नहीं हो गया है। नहीं तारिक साहब ठीक है, ये सरकार गिर जाएगी आप कह रहे हैं कि ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तारिक साहब फिर आप मुझे सुन लीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भाई सरकार चलेगी नहीं, कुछ घंटे चलेगी, कुछ दिनों तक चलेगी, लेकिन आपको लगता है कि टीडीपी अलग हो जाएगी, जेडीयू अलग हो जाएगी, इस वजह से सरकार गिर जाएगी? कहने को सुनेगा। मैं जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जो आदमी तानाशाह रहा हो, आप ये बताइए कि इनके और भी तो घटक दल थे, पहले भी तो घटक दल के साथ थे जिनको इन्होंने मंत्रालय दिए। किसको इन्होंने इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया था? सब इंपॉर्टेंट मंत्रालय अपने पास रखे हुए थे। अब इनको तब तो उनकी क्लियर मेजोरिटी थी ना, आंखों में आंसू। ठीक है, तब तो उनकी क्लियर मेजोरिटी थी। मैं आता हूं सर, ऐसे करके अपने आंसू समेट लिया। तारिक साहब मैं आता हूं। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस के। प्रदीप साहब, ये सरकार आपको लगता है कि चल पाएगी या फिर इन मुद्दों को डील कर पाएगी? नहीं, देश ने मैंडेट दिया है तो निश्चित तौर पर अगर सवाल खड़े किए हैं तो अग्निवीर पर सवाल खड़े किए हैं, देश ने सवाल खड़े किए हैं तो संविधान बदलने पर सवाल खड़े किए हैं, देश ने सवाल खड़े किए हैं तो जातीय जनगणना पर सवाल खड़े किए हैं, देश ने सवाल खड़े किए हैं तो आरक्षण पर सवाल खड़े किए हैं, देश ने सवाल खड़े किए हैं तो महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, देश ने सवाल खड़े किए हैं तो बेरोजगार युवाओं पर सवाल खड़े किए हैं, देश ने सवाल खड़े किए हैं तो किसानों की आय दुगनी करने पर सवाल खड़े किए हैं। आप जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि इस सरकार में किसानों की आय दुगनी हो सकती है या नहीं हो सकती है? महिला सुरक्षा पर बात करते करते अब ये ब्रजभूषण शरण सिंह और जो चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी नेताओं के साथ अब के पीछे खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? इनसे पूछिए कि अग्निवीर पर इनका क्या स्टैंड है, इनसे पूछिए कि बिहार में को विशेष राज्य का दर्जा देने पर इनका क्या स्टैंड है, इनसे पूछिए कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने पर इनका क्या स्टैंड है, इनसे पूछिए कि अब नीतीश कुमार का डीएनए टेस्ट दोबारा होगा या नहीं होगा, इनसे पूछिए कि अब नायडू साहब इन्हें खुखार आतंकवादी कहेंगे या नहीं कहेंगे, इनसे पूछिए कि जो जल व्यवस्था आंध्र में आज जो पानी की कमी है उस पर कोई व्यवस्था इनकी है या नहीं है। इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आज ये बता के जाना चाहिए कि इस देश में संविधान बदलने जा रहा है या नहीं बदलने जा रहा है। ये बता के जाना चाहिए कि जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी। ये बता के जाना चाहिए कि आरक्षण जनगणना की तो बात, लेकिन संविधान के बारे में तो चुनाव से पहले वो कह रहे थे भाई संविधान को कोई छू तक नहीं सकता। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते। आदरणीय लल्लू जी को इन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, आनंद हेगड़े जी को इन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, अरुण गोविल जी को इन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम जनता ने उन्हें संसद से तो बाहर कर देना लल्लू जी को उनके बयान के लिए। ठीक है, मैं आता हूं प्रदीप जी, मैं आता हूं। तो संसद से जनता ने बाहर कर दिया। ठीक है, मैं आपने देश की आवाम अशोक राजपूत साहब, ये जो तमाम मसलों का हमने जिक्र किया, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल पैदा होगी इन तमाम मसलों को लेकर के आगे बढ़ने में सरकार को? लल्लू जी को सदन से प्रदीप साहब मैं आ रहा हूं, दोबारा आता हूं। सुन नहीं पाया, सुन नहीं पाया, कहना क्या है? अशोक जी मैं जानना चाहता हूं, जिन मसलों का जिक्र हमने डिबेट शुरू करने से पहले, चाहे यूसीसी हो, सीए हो, जनसंख्या कानून हो, तमाम ऐसे मसलों पर क्या मौजूदा जो अभी एनडीए की सरकार फॉर्म होगी इससे मुश्किल पैदा होगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कड़े फैसले लेने में? देखिए, नई सरकार बन रही है, अभी प्रधानमंत्री की शपथ हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री शपथ हो जाने के बाद प्रधानमंत्री 2 टर्म भी ये देश देख चुका है कि उनके चलाने का, काम करने का तरीका कैसा है। कहीं वो इतने हल्के स्थिति में आपको सरकार तीसरी वाली भी नहीं मिलेगी। मैं तो फॉर्मली 30-35 साल से सरकारों के आने जाने को देख रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का जो अभी तक का है टोन है नहीं आएगा। हाँ, थोड़ी सी बदली है, ये शायद जो जिनको और लोग सुन रहा था मैं, भारतीय जनता पार्टी वालों को तो खैर ये चीज अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि वह अपनी ही खींचतान से निपटे हैं, अपनी और बहुत सारी चीजों से निपटे हैं, लेकिन विषय हैं उनको समझे हैं। चौधरी जी को ये समझ में आना चाहिए कि अग्निवीर को लेकर के था
और रक्षा मंत्री उसके ऊपर कोई कर नहीं पाए। मैं फर्मली बिलीव करता हूँ देश कोई भी सुरक्षाओं का या देश के सेनाओं के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं की जाती है। अस्थायी व्यवस्था की टेरिटोरियल आर्मी होती है, टेरिटोरियल आर्मी से होती है, लेकिन उसमें लोग 3 महीने के आते चले जाते हैं। रिटायर लोगों को आप कर लीजिए, ऐसी व्यवस्था में कर लीजिए कुछ में, लेकिन आप रेगुलर आर्मी के लिए वो जो जाएगा और उससे आप 3 मतलब एक हल्की सी सोचिए। दूसरे जो सरकार चलाने का मेरे ये विषय आएंगे, थोड़े रुके, बहुत जल्दी उनको ठीक है। अशोक राजपूत जी ने वो मसला छेड़ दिया है जिस पर दो अलग अलग राय देखने को मिल रही है। राजेश जी, मैं जानना चाहता हूं, चूंकि अग्निवीर योजना को लेकर के जेडीयू के नेताओं ने और जो वरिष्ठ नेता है वो कह चुके भाई फिर से विचार करने की जरूरत है, लेकिन इस पर आप लोग फॉर्म रहे हैं, यानी कि रॉक सॉलिड रहे कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। आपको लगता है कि आप लोगों को सोचने की जरूरत पड़ेगी जेडीयू के साथ सरकार चलाने के दौरान? मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, योगी जी उनको, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने दीजिए, एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं तो देख रहा हूं आज वहां पर कर्नाटक के अंदर हजारों महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय में गारंटी कार्ड लेकर के पहुंच गई। कल लखनऊ के कार्यालय में महिलाएं भटक रही थी कि 1-1 लाख रुपए की हमें वादा करके गए थे राहुल गांधी, पूरा फार्म भर रही है और ये झूठ फैलाने का काम, ये फरेब करने का काम, ये घोटाला करने का काम कांग्रेस कर रही है। कितना बड़ा घोटाला ये किया है इन लोगों ने। लोगों से फॉर्म भरवा लिए, दीजिए ना 1-1 लाख रुपए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने वादा किया था कि हम 1-1 लाख रुपए देंगे आप सबको चुनाव के बाद। 4 तारीख निकल दी है, 4 निकल गई, 5 निकल गई, 6 हो गई। आज लोग राजेश जी कम से कम इस मंच से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा था भाई कि सरकार बनेगी तो हम देंगे, देश को बर्बाद भाई ये शो देकर के और भी महिलाएं पहुंच जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने तो ये कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे, यही कहा था ना? राहुल गांधी पैदल भटकते रहे, आत्म समीक्षा करिए अपनी। हजारों किलोमीटर की यात्रा, पता नहीं क्या क्या नाम उस यात्रा को देते रहे, पैदल देश में घूमते रहे। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। कितनी सीटें वहां से? नहीं राजेश जी, अग्निवीर पर कुछ रॉक सॉलिड आप कह दीजिए, सॉलिड कह दीजिए, तो फिर मैं जेडीयू प्रवक्ता से सवाल ले लूं। राजेश जी, अग्निवीर पर बात कर रहे हैं ना, देश के जिनके रहनुमाई में आप सरकार बनाने जा रहे हैं, हाथते वो चुनाव जीते हैं, हाके मार रहे हैं और परिणाम देखने में हम सीना ठोक के कहते हैं हमने बनारस से चुनाव जीते हैं। अयोध्या में जहां जिस मुद्दे पर आपने पूरे देश में राजनीति की, अयोध्या की आवाम ने आपके लल्लू सिंह जी को, जिन्होंने आरक्षण के विरोध में बयान दिया था। ठीक है, धीरे साहब, यूसीसी को लेकर के, अग्निवीर योजना को लेकर के आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप लोगों ने कहा कि भाई अग्निवीर योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत है, लेकिन बीजेपी विचार नहीं करना चाहती है इस मसले पर, तो क्या टकराव की स्थिति रहेगी? समीक्षा करिए, क्या हालत आपकी हो गई है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि एनडीए एक बहुत बड़ा अलायंस है, उसमें तमाम दल हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हर एक दलों के प्रमुख नेता अलग है, अपना विचारधारा अलग है, अपना कानून अलग है। राजेश जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ भाई। आपके सहयोगी दल कह रहे हैं, आपके सहयोगी दल के प्रवक्ता कह रहे हैं। राजेश जी आ रहा हूँ। करीब आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री लोग प्रमुख नेता हैं, सबके सलाह से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और हर एक राज्यों का पहले से भी अलग अलग मुद्दा रहा है, अलग अलग आवश्यकताएं रही है, पूरा किया जाएगा, इसमें कहीं संदेह है क्या? लेकिन एक बात जान लीजिए कि विपक्ष वाले लोग केवल नहीं, यूसीसी पर आप लोग समर्थन देंगे ना? संविधान खतरे में, धीरे साहब खतरे में नहीं है। धीरे साहब, अग्निवीर पर आप कह रहे हैं ठीक है, अग्निवीर योजना चलती रहेगी, आप कह रहे हैं ठीक है। धीरे साहब, आप कह रहे हैं अग्निवीर योजना चलती रहेगी, उस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके नेता कुछ और कह रहे हैं। धीरे साहब, मैं कह रहा हूँ यूसीसी पर समर्थन देंगे कि नहीं आप लोग? मोदी जी के गवर्नमेंट को, 3rd टर्म को यूसीसी पर आप लोग समर्थन देंगे कि नहीं? उस पर मिल बैठ कर हमारे शीर्ष के नेता तय करेंगे, आगे का क्या एजेंडा होगा उस पर हम लोग विशेष रूप से आगे हम लोग बताएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम लोग एनडीए अलायंस में है और स्मूथली सरकार चलेगा, उसमें कहीं है क्या? पहले शपथ ग्रहण होने दीजिए, आप लोग इसकी चिंता क्यों करते हैं? ये साल 5 साल चलेगी, इसमें कहीं नहीं है, फिर उसके बाद में भी 5 साल चलेगी, कहीं वैकेंसी नहीं है, इसलिए विपक्ष वाले लोग धीरे साहब, दरअसल आपकी पार्टी को लेकर के संशय सबको है, कोई संभावना नहीं। धीरे साहब, आपकी पार्टी और आपके नेता को लेकर के दरअसल संशय सबसे ज्यादा है कि जो ये रोना बिलाप करते थे कि संविधान खतरे में है, ईवीएम पर खतरे हैं, भारत की तमाम एजेंसियों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लोगों को बैठा रखा है, तो ठीक है, अब तो नहीं ना कहिएगा। आप बताइए, तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तारिक साहब जल्दी इसको ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, जल्दी तारिक साहब पूछना चाहिए तारिक जी कि बताइए, आप लोग
को इतना ठीक है कुशवाहा साहब, मैं रोक रहा हूँ तारिक साहब कुछ कह रहे हैं। कहिए अरे तारिक हो गया, जी, ये कहिए। सड़क का भाषण नहीं है। बिल्कुल यही लोग हैं। देखिए, यही पहली लोग- बात तो ये समझिए आरजेडी कि वाले एक नेता ने ट्वीट किया तारिक था साहब कहिए ना, आप कि कहिए ना, वो विधायक नॉन करने सब वाले बोल रहे हैं, आप कहिए सड़क तारिक साहब। का भाषण नहीं है ये। राजभवन में बैठे हुए हैं। नेशनल चैनल पे हैं आप नेशनल चैनल पर बैठे, तरीका सीखिए नेशनल चैनल पर बात करने का। सड़क छाप भाषण सड़क पे दीजिएगा, जो आप लोग की आदत है। ऐसे बात ना करिए। और आप लोग की आदत भी है कि आप लोग कभी किसी के साथ फुल टर्म रहते नहीं है। दिखता नहीं है क्या, कभी इधर पलटी मारी, कभी उल्टी उधर पलटी मारी, कभी कहीं उल्टी किया, कभी कहीं उल्टी किया। कौन सा दरवाजा है जहां उल्टी करके नहीं आए आप लोग? कौन सा दरवाजा है जहां उल्टी नहीं किए? चलिए, ये आपको बिहार का स्पेशल दर्जा नहीं देंगे। आप क्या कहते हैं, अग्निवीर प्रोजेक्ट सही है? अग्निवीर का प्रोजेक्ट सही है? अरे बिहार के नव युवा आपको पकड़ के मारेंगे, युवक आपको पकड़ के मारेंगे अगर आपने कह दिया अग्निवीर सही है। अग्निवीर खत्म कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कुमार जी ने अपने सिद्धांतों के साथ अग्निवीर खत्म कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बात का ध्यान रखिएगा, चाहे एनडीए में रहे। अरे अग्निवीर कब खत्म कराएंगे? आपने समझौता ना किया हो, लेकिन इस समय तो समझौता कर रहे हैं। रेल मांग रहे हैं, वित्त मांग रहे हैं की बात कर रहे हैं। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों की चर्चा के लिए। मेरे पास वक्त इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राजेश